ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो एक इंसान की उम्र लेकर किसी दूसरे इंसान को दे देती है। देने वाले इंसान को बहुत पैसे दिए जाते हैं, इसलिए अगर कोई अमीर आदमी जो बूढ़ा हो गया है दोबारा जवान होना चाहता है तो ये कंपनी उस इंसान के लिए डोनर ढूंढती है जो अपनी उम्र देने के लिए तैयार हो, और फिर एक मेडिकल प्रोसेस के जरिए वो जवान इंसान अपनी जिंदगी के कुछ साल बेच देता है। तो फिल्म की शुरुआत एक ऐसे भविष्य से होती है जहां इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है। इसी वक्त में एक कंपनी सामने आई जो उम्र की डोनेशन का काम करती है। अब हमें उस कंपनी के एक मैनेजर को दिखाते हैं जिसका नाम मैक्स है। वो ऐसे डोनर्स की तलाश करता है जो एक दूसरे से मेल खाते हैं, क्योंकि उम्र डोनेट करने का काम ऐसे ही नहीं हो जाता। जाहिर है उसे ढूंढना मुश्किल है, लेकिन अगर वो मिल भी जाए तो ये उस पर निर्भर करता है कि वो अपने जीवन के कुछ साल देता भी है या नहीं, और ये भी जरूरी है कि उनका डीएनए मेल खाए। इसलिए मैक्स ऐसे डोनर्स की तलाश करता है और उन्हें अपनी उम्र बेचने के लिए मनाने की कोशिश करता है। आज वो एक परिवार से मिलने आया था जिनका एक 18 साल का बेटा था, और वो भी किसी का मैचिंग डोनर था। वो उसे समझा रहा था कि अगर तुम अपनी जिंदगी के 15 साल दे दो तो हमारी कंपनी तुम्हें 7 लाख यूरो दे सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है जिसकी मदद से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, अच्छा पढ़ लिख सकते हो और अपने परिवार की मदद कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन वो लड़का सोचने लगता है, क्योंकि ऐसे तो वो अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर देगा। लेकिन मैक्स बहुत ही चालाक था। वो अपने क्लाइंट्स को अक्सर राजी कर लिया करता था। फिर वो उस लड़के को भी मना लेता है, क्योंकि उस लड़के को पता था कि मैं 15 साल में 7 लाख यूरो नहीं कमा पाऊंगा। हालांकि लड़के की माँ को ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो गरीब लोग थे और मजबूरी के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ रहा था। अब उनकी डील पक्की हो गई थी, जिसके बाद मैक्स वापस अपनी कंपनी में आने लगता है। अब हमें यहाँ की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ गरीब लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जबकि अमीर लोग आलीशान घरों में रहते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कंपनी के खिलाफ हैं और अक्सर उनका विरोध भी होता रहता है। कंपनी में आने के बाद यहाँ उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, क्योंकि मैक्स और उसके जैसे कई मैनेजरों को उनकी काबिलियत के लिए इनाम दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और बहुत सारे लोगों को लाकर दिया था। यहाँ हमें कंपनी की हेड भी दिखाई जाती है जिसका नाम सोफी है, और ये टाइम डोनेशन वाला आइडिया उसी का था जो आज तक काम कर रहा था। यहाँ सोफी अपने लोगों को स्पीच देती है। उसकी बातें ऐसी थी कि जैसे इस प्रोसेस में सभी का फायदा है। इधर कंपनी में कई लोग जानते थे कि यह गलत है, लेकिन गरीब और मजबूर होने के कारण वो चुपचाप काम को करते थे। सोफी यहाँ कहती है कि हम अपने खास वर्कर्स को लंबी उम्र देने वाले हैं ताकि वो लंबे समय तक हमारी कंपनी के लिए काम करें। वो यहाँ कई बड़े वैज्ञानिकों का नाम लेती है और वो कहती है कि अगर ये लोग 50-60 साल नहीं बल्कि 150 साल तक जीवित रहते तो फिर सोचिए कि ये दुनिया को कहाँ ले जाते। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने 15 वैज्ञानिकों को उम्र डोनेट कर दी है। इसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहां उन वैज्ञानिकों को रखा गया था जिनको अपनी उम्र के 15 साल मिले थे। वह अपने इस जीवन को पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि वह फिर से जवान हो गए थे। लेकिन तभी यहाँ एक नर्स आकर उन्हें मारने लगा। उसके हाथ में बंदूक थी और वो सबको गोली मार रहा था। सभी लोग उससे डरकर भाग रहे थे और इस तरह से कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब यहाँ हमें एडम नाम का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो इस कंपनी और उसकी टेक्नोलॉजी के खिलाफ था। इसलिए अक्सर एडम ग्रुप का इस कंपनी पर हमला होता रहता था, और ये नर्स भी उसी ग्रुप से था। अब जब सोफी को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ हमें 2 काबिल लोगों को दिखाया जाता है जो सोफी के लिए काम करते थे, और वो उसके गार्ड्स भी थे। अब यहाँ हमें इस कंपनी और इसकी खुदगर्ज हेड सोफी के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है। सोफी अपने इस मकसद के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगर कोई डोनर अपनी उम्र देने के लिए तैयार नहीं होता था तो ये लोग ऐसा प्लान बनाते थे कि उन लोगों को मानना ही पड़ता था। अगर किसी की जान लेनी पड़ी तो ये वो भी ले लिया करते थे, और ये लोग एडम ग्रुप को अपना दुश्मन मानते थे। तो अब इस हमले की वजह से ये लोग अपने काम को और तेज कर लेते हैं। अब बात करते हैं मैक्स की। वो अपने जीवन में बहुत खुश था और एक सफल इंसान था। वो अपनी पत्नी के साथ बहुत महंगे घर में रहता था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसकी पत्नी एक हॉस्पिटल में काम करती थी। जब वो घर आती है तो देखती है कि मैक्स उसके लिए खाना बना रहा है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। अब वो जिस घर में रहते थे वो घर उन्होंने लोन पर लिया था, यानी कि उन्होंने इस घर को कर्ज लेकर खरीदा था, लेकिन अभी तक लोन उतारा नहीं गया था। लेकिन यहाँ मैक्स को यकीन था कि मैं लोन को चुका दूंगा, इसलिए वो रिलैक्स रहा करता था। उसे बच्चों का बहुत शौक था और ये दोनों पति पत्नी एक साथ बहुत ही अच्छा समय बिता रहे थे। अब उसकी पत्नी अपने माता पिता से मिलने के लिए उनके घर आई। इधर मैक्स की पत्नी के पिता भी उस कंपनी के खिलाफ थे, इसी कारण उनमें इस बात को लेकर अक्सर बहस हो जाया करती थी। लेकिन मैक्स अपनी कंपनी को बुरा नहीं कह सकता था। वो चाहता था कि लोग इस बात को समझे कि हम कितनी मेहनत करते हैं। खैर शाम को जब वो घर पहुंचे तो ये देखकर उनके होश उड़ गए कि हमारी बिल्डिंग में आग लग गई है।
और पूरा ही घर जल गया है। तो उसकी पत्नी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो काफी परेशान हो गई थी। तब मैक्स उसे हौसला देने लगा और समझाता है कि तुम रिलैक्स रहो, सिर्फ सामान का ही नुकसान हुआ है, क्योंकि घर का लोन आग लगने की वजह से इंश्योरेंस वाले दे देंगे। लेकिन उन्हें बड़ा झटका तब लगता है जब इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करने से इनकार कर देती है, क्योंकि उनका कहना था कि आग मोमबत्ती की वजह से लगी थी और ये उनकी लापरवाही थी, इसलिए हम किसी भी नुकसान के लिए कोई भुगतान नहीं करेंगे। अब ये बात सुनकर पति पत्नी दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोन का अमाउंट बहुत ज्यादा था। अगर मैक्स सारी जिंदगी भी नौकरी करे तब भी वो इस लोन को नहीं चुका पाएगा, क्योंकि ये लोन 2.5 मिलियन यूरो का था। अब ये लोग अपने वकील से मिलते हैं, जो उन्हें बताती कि अब तुम लोगों के पास सिर्फ एक ही सिक्योरिटी बची है जिसके जरिए तुम ये लोन चुका सकते हो। वो बताती है कि लोन लेते वक्त मैक्स की पत्नी ने एक सिक्योरिटी पर साइन किए थे कि अगर हम लोन नहीं चुका पाए तो मैं अपनी जिंदगी के 40 साल बैंक को डोनेट कर दूंगी। ये जानकर मैक्स काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात अब पता चल रही थी। अब कुछ नहीं हो सकता था, दोनों फंस चुके थे, क्योंकि लोन तो इन्हें चुकाना ही था या फिर अपनी जिंदगी के 40 साल देने थे। तब यहाँ मैक्स कहता है कि ऐसा मैं करूंगा, अपनी जिंदगी के 40 साल मैं डोनेट करूंगा। पर उसके जैसा मिलता जुलता कोई दूसरा इंसान नहीं था, जबकि उसकी पत्नी का था। ये दोनों इस वजह से काफी परेशान हो गए। अचानक उनकी जिंदगी इतने खतरनाक मोड़ पर आ गई थी। यहाँ मैक्स अब भी अपनी पत्नी को हिम्मत देता है कि तुम चिंता ना करो, मैं फिर भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। लेकिन जब ये लोग अपने वकील के ऑफिस से बाहर आए तो उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो भाग भी सकती थी और बैंक के नियम बहुत सख्त थे। अब जब मैक्स को कोई मदद नहीं मिलती है तो वो अपनी बॉस सोफी के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मैक्स को कोई मदद नहीं मिलती। वो बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि अब बैंक वाले उसकी पत्नी की जिंदगी के 40 साल ले लेंगे। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। मैक्स अपने वकील के साथ बैंक में जाता है ताकि वो अपनी पत्नी से आखिरी बात कर सके, लेकिन उसे इसकी इजाज़त नहीं दी जाती है। और फिर मेडिकल प्रोसेस के जरिए उसकी पत्नी के 40 साल लेकर किसी बूढ़े इंसान को दे दिए जाते हैं और आज यहाँ उनका लोन खत्म हुआ। अब मैक्स अपनी पत्नी के साथ घर आता है। वो दोनों बहुत परेशान थे, क्योंकि उसकी पत्नी बूढ़ी होने लगती है। मैक्स अभी भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी पत्नी फिर से जवान हो जाए। ये दोनों चाहते थे कि इनके बच्चे हों, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। बढ़ती उम्र की वजह से उसकी पत्नी उदास रहने लगी थी। अब उनके बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं था, जैसे पहले हुआ करता था। अब एक दिन जब मैक्स पार्क में बैठा था, तभी एक बच्ची उसके पास आई जो अपने बैग में नशा बेचने आई थी। अब मैक्स उससे नशा तो नहीं खरीदता, पर उस बच्ची को याद रखता है। अब जब उसे अपनी पत्नी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती तो वो ये फैसला करता है कि मैं उस इंसान को ढूंढूंगा जिसे मेरी पत्नी की उम्र मिल गई है और उससे उम्र वापस लेकर ही रहूंगा। वो अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर छोड़ देता है। अपनी बेटी को इतना बूढ़ा देखकर उसके माता पिता भी मैक्स को दोषी मानते हैं। इस पर वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं उसे ठीक करके ही रहूंगा। वो उस बच्ची के पास जाता है जो उसे पार्क में नशा बेचने आई थी। असल में वो कोई बच्ची नहीं थी, बल्कि इसने भी उस प्रोसेस के जरिए अपनी उम्र इतनी कम कर ली थी। मैक्स यहाँ उसके पास इसलिए आया था ताकि वो जान सके कि आखिर उसने ऐसे कैसे कर लिया। फिर वो उससे कहती है कि उम्र लेने के लिए जाहिर तौर पर आपके पास यूरो होने चाहिए, और उम्र देने वाला इंसान और लेने वाला इंसान भी। और इस प्रोसेस के लिए तुमको रूस जाना होगा, जिसके लिए मैक्स राजी हो जाता है। वो सबसे पहले ये पता लगाता है कि वो कौन इंसान है जिसे उसकी पत्नी की उम्र मिली है, और जब उसे पता चलता है कि वो एक महिला है तो वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो यहाँ मैक्स का साथ देती है, और वैसे भी भला कौन इंसान होगा जो अपनी जवानी वापस नहीं पाना चाहता होगा। सब कुछ पीछे छोड़कर ये दोनों अपना देश छोड़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब वो जा रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि ये लड़की जिसको इन्होंने किडनैप किया है वो कंपनी की हेड सोफी की बेटी है, और मैक्स की पत्नी की उम्र उसको नहीं बल्कि सोफी को डोनेट की गई थी। लेकिन इस बात का पता मैक्स को आखिरी टाइम पर पता चलता है, इसलिए वो अभी भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार था। क्योंकि ये लड़की सोफी की बेटी थी, इसलिए ये हो सकता है कि उनका डीएनए मैच हो जाए और इसमें से मैक्स की पत्नी को 40 साल मिल जाए। और जब सोफी के दोनों गार्डों को ये बात पता चलती है कि सोफी की बेटी किडनैप हो गई है, तो उन्हें ये लगता है कि एडम ग्रुप ने ऐसा किया होगा। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि एडम ग्रुप तो हमारे लोगों को मारता है, ना कि उन्हें किडनैप करता है, तो ये उनका काम नहीं है। दोनों गार्ड अपने शातिर दिमाग से ये पता लगवा लेते हैं कि ये तो किसी और का काम है, और क्योंकि उनके पास हर चीज़ का एक्सेस और कंट्रोल था, तो वो बहुत ही जल्दी इस बात का पता कर लेते हैं कि ये काम उन्हीं के एक एम्प्लॉई मैक्स का था,
और वो भला ऐसा क्यों नहीं करता। जिस कंपनी के लिए उसने अपनी जान लगा दी उस कंपनी की मालिक ने ही उसकी पत्नी की उम्र ले ली। अब सोफी की बेटी के साथ वो समंदर के रास्ते से बॉर्डर पार करते हैं। उन्होंने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया था, लेकिन जब वे बंदरगाह पे पहुंचे तो वहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। ये लोग पकड़े जा सकते थे, लेकिन मजबूरी थी तो आगे बढ़ना भी जरूरी था। तो इस मकसद के लिए वो एक फैमिली का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी गाड़ी में मैक्स, उसकी पत्नी और सोफी की बेटी थी, जिसे इन लोगों ने बॉक्स में बंद किया हुआ था। हालांकि सिक्योरिटी को शक हुआ, पर मैक्स ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेता है और इस तरह वो बॉर्डर पार कर जाते हैं। अब एक दिन जब वो सोफी की बेटी के मुंह से कपड़ा हटाते हैं तो वो उससे कहती है कि मैं असल में सोफी नहीं बल्कि उसकी बेटी हूँ। इस पर मैक्स कहता है कि कोई बात नहीं, खून के रिश्ते हमेशा एक होते हैं और मैच करते हैं। फिर चाहे हमारे पास सोफी हो या उसकी बेटी हो, हम मैच कराकर अपना काम कर लेंगे और मैं अपनी बीवी को फिर से जवान बना दूंगा। अब ये चीज़ उसकी पत्नी को भी ठीक नहीं लग रही थी और खुद सोफी की बेटी भी कहती है कि मैं भी अपनी माँ के इस खतरनाक काम के खिलाफ हूँ। लेकिन मैक्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उसे फिर से बांध देता है। अब वो एक खाली होटल में रात बिताने वाले थे, लेकिन जब वो वहाँ आए तो सोफी की बेटी कहती है कि मैं नहाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे नहाने दो। अब यहाँ मैक्स उसके लिए हमदर्दी दिखाते हुए उसे बाथरूम में ले जाता है और किनारे खड़ा हो जाता है ताकि वो उसे देख न सके। पर वो लड़की बहुत ही चालाक थी, वो मैक्स पर एक चीज से हमला करके उसे साइड में गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। मैक्स के सिर पर चोट लगी थी, वो उसका पीछा करने लगता है। लड़की वहाँ से निकलकर भाग गई थी, लेकिन जंगल में जाने के बाद वो बहुत ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती है क्योंकि वहाँ पानी था और इस लड़की को पानी से डर लगता था, इसलिए वो तैर नहीं पाती है और डूबने लगती है। तभी मैक्स की पत्नी आती है और उसे जल्दी से पानी से बाहर निकाल लेती है और ये दोनों उसे वापस होटल ले आते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। उधर सोफी ने अपनी टीम तैयार कर ली थी ताकि वो अपनी बेटी को छुड़वा सके। यहाँ सोफी के दोनों वफादार गार्ड इस मिशन के हेड बनते हैं क्योंकि वो पिछले 30 साल से सोफी के लिए काम कर रहे थे और उन दोनों की उम्र भी बढ़ा दी गई थी। यहाँ इन लोगों को मैक्स की लोकेशन पता चल गई थी कि वो कहाँ है, तो ये लोग अपने सिपाही लेकर उस पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। उधर अगली सुबह होटल के कमरे में एडम ग्रुप और उनके लीडर आ गई थी क्योंकि उन्हें भी मैक्स के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। वे दरअसल इसी मौके की तलाश में थी कि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो सोफी और उसकी कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा सके। और अब उनके पास बहुत अच्छा मौका था क्योंकि सोफी की बेटी उनके कब्जे में थी और उसे बचाने के लिए सोफी कुछ भी करेगी। अब यहाँ एडम ग्रुप वाले और उनके लीडर इन तीनों को भी बंदी बना लेते हैं। तब यहाँ मैक्स उनकी लीडर को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, हमें कुछ मत करना, हम खुद उस कंपनी के खिलाफ हैं। इस बात पर लीडर कहती है कि मैं जानती हूँ, क्योंकि सोफी खुद जवान होना चाहती थी और उसका डोनर, उसकी मैचिंग इस दुनिया में तुम्हारी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए उसने अपने मकसद के लिए तुम दोनों को फंसाया और जानबूझकर तुम्हारे घर में आग लगा दी। ये सब होने के पीछे उनका एक पूरा प्लान था क्योंकि अपने मकसद के लिए वो कंपनी वाले कुछ भी कर सकते हैं। और देखो, उन्होंने तुम्हारी पत्नी को बूढ़ा करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तक मैक्स इन सब बातों से अनजान था, पर आज ये सब जानने के बाद उसे बहुत दुख हुआ। उधर सोफी और उसकी पूरी टीम अपनी बेटी को बचाने के लिए उन पर हमला करने आ रही थी और ये चीज़ ही तो एडम ग्रुप की लीडर चाहती थी क्योंकि उसे किसी भी हाल में सोफी चाहिए थी ताकि वो उसे उसके गलत कामों की सजा दे सके और पूरी दुनिया को दिखा सके। अब मैक्स के पास कोई और रास्ता नहीं था अगर वो अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है तो, इसलिए उसे लीडर की बात माननी ही पड़ती है। यहाँ पूरा प्लान तैयार किया जाता है। मैक्स का काम होगा कि वह उसे अपनी बातों में उलझाकर सोफी को बिल्डिंग के अंदर ले आए, जिसके बाद एडम ग्रुप वाले उसे पकड़ लेंगे। अब जब सोफी और उसकी टीम इस जगह के बाहर आकर रुकती है तो मैक्स बाहर आता है और कहता है कि मैं सिर्फ सोफी से बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर सोफी आगे आती है और उससे कहती है कि वह उसकी बेटी को छोड़ दे, बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। तब मैक्स उससे कहता है कि ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, इस बात पर हम अंदर चलकर बात करते हैं। पर सोफी के गार्ड को शक हो गया था और उन्होंने उस पर बंदूक तान दी थी और कहा कि ये एक जाल है। अब उसके गार्ड्स की गन को देखकर एडम ग्रुप की लीडर भी अपने लोगों उन पर गोली चलाने का आदेश दे देती है, जिसके साथ ही दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर मैक्स अपनी पत्नी और सोफी की बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ मैक्स की पत्नी को सोफी की बेटी पर दया आ गई थी और उसका मन बदलने लगा था कि मुझे उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए और इसकी जवानी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही जल्द उसे एहसास हो गया था कि वो भी अपनी माँ सोफी की तरह ही खुदगर्ज है, उसे उस पर दया नहीं आनी चाहिए। इसलिए वो खुद ही उसे डॉक्टर के पास ले जाती है ताकि उसका और अपना मेडिकल प्रोसेस कराया जा सके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैक्स की पत्नी फिर से जवान हो गई है, जबकि मैक्स एडम ग्रुप में शामिल हो गया है क्योंकि वो उस कंपनी को बर्बाद करना चाहता था। सोफी की बेटी अब बूढ़ी होने लगी थी, इस बात से वो बहुत दुखी थी। अगर वो फिर से जवान होना चाहती है तो उसके पास एक ही डोनर थी, उसकी माँ सोफी, लेकिन वो इतनी खुदगर्ज थी कि अपनी बेटी को भी अपनी उम्र नहीं दे पाई।
वहाँ मैक्स अपनी टीम यानी एडम ग्रुप के साथ इस कंपनी पर हमला करने जा रहा था ताकि कंपनी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके, और इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।